मैं अमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का चैप्टर 3 वैद्युत रसायन, जिसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है तुल्यांकी चालकता क्या है, आणविक चालकता क्या है, सेल स्थिरांक क्या है, ये सब हम देख चुके हैं। आज उसका आगे का टॉपिक जो है हम आज देखने वाले हैं, और आज का हमारा टॉपिक है सांद्रता के साथ चालकता में परिवर्तन, या बोलते हैं इसको सांद्रता पर तनुता का प्रभाव। चालकता मतलब जानते हो आप, है ना, कोई भी पदार्थ की चालकता क्या होता है, तो उसमें विद्युत धारा का एक प्रकार से प्रवाह, ये उसके चालकता होता है। तो उसमें तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता का मतलब होता है कि कोई भी क्या होता है, जो पदार्थ होता है उसमें पानी जैसे जैसे मिलाते जाते हैं, है ना, पानी की जितनी मात्रा मिलाई जाती है वही उसकी क्या होती है, तनुता होती है। तो हमारा टॉपिक यही है, चालकता पर तनुता का प्रभाव। साधारणतः ये देखा गया है कि जो भी हमारे क्या है, साधारणतः ये देखा गया है कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य हैं, या हम बात कर सकते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, तो इनकी जो है सांद्रता में परिवर्तन के साथ, या ये बोल सकते हैं कि इसमें इसका तनुकरण करने पर, है ना, तो ये बोला जा सकता है कि ये देखा गया है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य हो चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो, उसके सांद्रता में परिवर्तन कर दिया जाता है, या ये बोल सकते हैं कि उसका तरुकरण किया जाता है, तनुकरण किया जाता है। तो उस स्थिति में उसका जो चालकत्व है, चालकत्व जो होता है, ये क्या करते जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और चालकत्व के साथ साथ उस जो हमारा दुर्बल और प्रबल विद्युत अपघट्य की जो क्या होता है, जो विलयन होता है, उसकी तुल्यांकी चालकता, और एक होता है हमारा आणविक या मोलार चालकता, ये भी क्या करते जाता है, आपका बढ़ते जाता है ना। ये दोनों क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि कोई भी दुर्बल या प्रबल विद्युत अपघट्य का जब तनुकरण किया जाता है, तो तनुकरण करने से क्या होता है, हमारा उनकी जो क्या होती है, चालकत्व होती है, जो चालकता है वो बढ़ती जाती है। उसके अलावा उस विलयन की तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता भी क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम विशिष्ट चालकता की बात करें, है ना, उसकी क्या की बात करें, विशिष्ट चालकता की बात करें, तो विशिष्ट जो चालकता होती जाती है वो तनुता करने पर या तनुकरण करने पर क्या होती है, उनमें कमी आती जाती है। अब वो कमी क्यों आती है, हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर तुल्यांकी चालकता बढ़ रही है, आणविक चालकता बढ़ रही है, और विशिष्ट चालकता क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। वैसे हम जानते हैं कि किसी प्रकार की जो चालकता में वृद्धि या जो कमी होती है, वो आयन की मात्रा पर निर्भर करती है। आयन जितनी ज़्यादा होती है जो है आपकी चालकता उतनी ज़्यादा होती है ना। आयन जितनी ज़्यादा होती है, चालकता उतनी ज़्यादा होती है। और किसी भी पदार्थ की जब क्या की जाती है, तनुकरण की जाती है। तनुकरण मतलब होता है पानी जब उसमें मिलाई जाती है, चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, प्रबल विद्युत अपघट्य हो, जैसे जैसे क्या की जाती है उस पदार्थ का, या हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत अपघट्य पदार्थ का जब क्या की जाती है, तनुकरण की जाती है, तो वैसे वैसे उसके आयनन की मात्रा क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। मतलब आयनों की संख्या क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। और इस प्रकार से चालकत्व भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो तुल्यांकी चालकता होती है और आणविक चालकता होती है, उसकी अगर हम फार्मूला लिखें तो कल लिखे थे लैम्डा ई क्यू इक्वल टू क्या होती है हमारी, ये कप्पा इंटू क्या होती है, हमारी भी होती है। और इसकी अगर हम बात करें आणविक चालकता की, तो ये होती है हमारा लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू क्या होती है, भी होती है। तो जब क्या की जाती है, उस विद्युत अपघट्य पदार्थ में क्या की जाती है, तनुकरण की जाती है, तो उस स्थिति में क्या होती है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कौन शो करती है भाई, कप्पा शो करती है। तो कप्पा का जो मान होती है, विशिष्ट चालकता का मान होती है, क्या होती जाती है, कम होती जाती है। बट उसका आयतन जो होती है ना, तनुकरण करने से आयतन क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। अर्थात इसके आधार पर की जा सकती है कि तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता क्या होती जाती है, आपकी बढ़ती जाती है। बट यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी विशिष्ट चालकता क्या होती जाती है, आपकी कम होती जाती है। वजह यह है कि जो विशिष्ट चालकता होती है वो इलेक्ट्रोड की लंबाई और इलेक्ट्रोड की जो परिच्छेद जो काट होती है उस पर क्या करती है, निर्भर करती है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो क्या होती है, जो विशिष्ट चालकता होती है, वो किसी विलयन में डूबे हुए दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अर्थात एल और इनके अनुप्रस्थ काट के जो परिच्छेद होते हैं उस पर क्या करती है, जो है निर्भर करती है। और इसी वजह से जो हमारा विशिष्ट चालकता होती है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या होती है, मान लो सॉल्यूशन होती है और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड डुबा दी जाती है जिनके बीच की दूरी कितनी होती
होती है भाई हमारी एल होती है, और इनका अनुप्रस्थ जो परिच्छेद होती है वो क्या होती है ए होती है। तो कुल मिला के इन दोनों हमारे इलेक्ट्रोडों के बीच में जो भी क्या होती है आयन पाई जाती है, उन आयनों की संख्या पर ही क्या करती है यहाँ पर की चालकता निर्भर करती है ना। और जैसे जैसे इसमें तनुकरण की जाती है यहाँ पर आयनों की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। इस कारण से हमारी विशिष्ट चालकता कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि विशिष्ट जो चालकता होती है, ये विशिष्ट चालकता दो इलेक्ट्रोडों के बीच में पाए जाने वाले जो भी क्या होती है आयन पर निर्भर करती है, या दो इलेक्ट्रोडों के बीच में दो भी आयन होती है, जो भी आयन पाई जाती है उनकी संख्या पर क्या करती है निर्भर करती है। और जैसे ही इसकी तनुकरण की जाती है वैसे वैसे क्या होती जाती है यहाँ पर आयनों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि तनुकरण करने से कण क्या होती है फैलती जाती है, जिससे इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या हो जाती है आयन की संख्या कम हो जाती है, और इस वजह से विशिष्ट चालकता क्या होती है आपको कम होती दिखाई देती है। तो इस तरीक़ा से इसकी कुछ क्या की जा सकती है जो बातें हैं वो बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया हमारा साधारणता ही इसकी क्या हो गया हमारी चर्चा। हमने क्या किया बोले कि साधारणता ये देखा गया है कि दुर्बल या प्रबल विद्युत अपघट्य की अगर तनुकरण किया जाए तो चालकत्व क्या होती जाती है बढ़ती जाती है, उसके साथ साथ तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता भी क्या होती जाती है बढ़ती जाती है। लेकिन हम विशिष्ट चालकता की बात करें तो विशिष्ट चालकता क्या होती जाती है आपकी कम होती जाती है। किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो चालकता होती है वो किस पर निर्भर करती है भाई, आयन पर निर्भर करती है, और आयन जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, उस पर मिलाने वाले पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। जैसे कोई विद्युत अपघट्य में जैसे जैसे क्या की जाती है पानी मिलाई जाती है अर्थात उसका तनुकरण की जाती है, वैसे वैसे आयनों की मात्रा क्या होती जाती है आपकी बढ़ती जाती है, और फिर इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाले आयन की संख्या बढ़ जाती है और चालकता में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि तुल्यांकी जो चालकता होती है और आणविक चालकता होती है उसकी फार्मूला ये होती है। तो यहाँ पर जैसे जैसे तनुकरण की जाती है वैसे वैसे क्या की जाती है आयतन में वृद्धि होती जाती है, और इन्हीं के आधार पर बोली जा सकती है कि तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता में क्या होती है वृद्धि होती है। बट इसमें जो के दिख रहा है ये के जो होती है वो विशिष्ट चालकता के मान को शो करती है, और विशिष्ट चालकता का मान तनुकरण करने पर क्या होती है कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट चालकता जो होती है वो दो इलेक्ट्रोडों के बीच पाए जाने वाले आयनों की संख्या पर निर्भर करती है, और जैसे जैसे तनुकरण की जाती है वैसे वैसे यहाँ पर के आयन की संख्या कम होती जाती है, और उस स्थिति में चालकता आपकी क्या होती जाती है आपकी कम होती जाती है, अर्थात विशिष्ट चालकता आपकी कम होती जाती है। और इस प्रकार से इसको क्या की जा सकती है दर्शाई जा सकती है। और इसके लिए एक सामान्य फार्मूला जैसे दिया गया है G यहाँ पर KA/L से क्या की जाती है इसको दर्शाई जाती है। तो ये सिंपल सी क्या होती है कि जानकारी होती है। आगे हमको जो है क्या टॉपिक है उसको हम लोग इसके बाद देखनी होती है। तो ये हो गया हमारे सिंपल जानकारी। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ी जाती है भाई, यह है हमारा तनुकरण पर आणविक चालकता के परिवर्तन का स्पष्टीकरण। अभी जो हम पढ़े हैं उसी पर बेस्ड है हमारा तनुकरण पर आणविक चालकता में परिवर्तन का स्पष्टीकरण। यहाँ पर जो भी तनुकरण है उस तनुकरण पर मोलर चालकता में आणविक चालकता में क्या परिवर्तन होता है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर एक समीकरण क्या की जाती है दी जाती है, और ये समीकरण होती है हमारी लेम्डा होती है, और ये क्या होती है हमारी ओम होती है, मतलब ये मोलर चालकता को शो करती है इक्वल टू हमारे यहाँ पर क्या होती है लेम्डा जो कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता को शो करती है, और माइनस में क्या होती है बी, और अंडर रूट क्या होती है हमारी सी। तो यहाँ पर तनुकरण की जो भी प्रक्रिया है या जो भी आणविक चालकता में जो परिवर्तन है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर विद्युत अपघट्यों के लिए जो है सामान्य जो है समीकरण की क्या की जाती है जो है समीकरण के आधार पर इसमें समझी जाती है। जो समीकरण कैसे होती है हमारी लेम्डा एम इक्वल टू जो है लेम्डा अनंत तनुता पर क्या होती है मोलर चालकता होती है, और ये क्या होती है बी, और ये होती है हमारी सी। जहाँ पर एम जो है डब्ल्यू एम क्या होती है हमारी, ये हमारे जो है मोलर चालकता को शो करती है, मोलर चालकता को क्या करती है प्रदर्शित करती है। अगर हम जो है लेम्डा एम और अनंत तनुता पर देखें तो ये क्या होता है अनंत तनुता पर मोलर चालकता को क्या करती है शो करती है। अनंत तनुता पर कौन सा भाई मोलर चालकता को क्या करती है मोलर चालकता को क्या करती है प्रदर्शित करती है। अगर हम बी की बात करें तो ये क्या होती है कि स्थिरांक होती है स्थिरांक होती है, और अगर हम सी की बात करें तो ये सांद्रता को क्या करती है प्रदर्शित करती है या सांद्रता को दर्शाती है। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर जो भी सांद्रता है सी, अगर इसका जो मान है वो 0 के करीब पहुँच जाती है तो इसका जो मान होती है अगर ये 0 हो जाती है तो उस स्थिति में हमारा जो मान होती है वो लेम्डा एम इक्वल टू अनंत तनुता पर लेम्डा एम के मान के क्या हो जाती है हमारी बराबर क्या होती है प्राप्त होती है। और इस स्थिति में अगर एक देखा जाए तो यहाँ पर जो क्या होती
होती है हमारी जो अनंत अनुता पर और हमारा जो क्या होती है जो सांद्रता होती है वहाँ पर एक आरेख खींची जाती है, तो उस स्थिति पर एक आरेख भी प्राप्त होती है। बट यहाँ पर एक देखने को ये होती है कि जैसे जैसे क्या होती जाती है सांद्रता परिवर्तित होती जाती है, वैसे वैसे चालकता में भी क्या होती है आपका जो है परिवर्तन देखने को मिलती है। तो चूँकि जो सांद्रता होती है उसके बदलने से चालकता बदल रही है, तो उसको समझाने के लिए या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कई प्रकार की विद्युत अपघट्य होती है, जैसे प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य होती है। तो दोनों में सांद्रता परिवर्तन से आपकी क्या हो सकती है चालकता कम या ज़्यादा हो सकती है। तो आगे किस प्रकार से प्रबल विद्युत अपघट्य में तनुकरण करने से सांद्रता में क्या परिवर्तन होती है, या दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होता है उसमें सांद्रता में परिवर्तन करने से क्या जो है उसमें परिवर्तन होती है। तो आगे उस प्रकार के सांद्रता में परिवर्तन को प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य में क्या की जाती है देखी जाती है। तो हम किसके पर चलते हैं भाई, हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य के पास। तो पहला हमारा देखते हैं सांद्रता में जो भी परिवर्तन है उसको किसके लिए देखते हैं भाई, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए देखते हैं, है ना। वैसे आपको पता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, ऐसा पदार्थ जिसको अगर पानी में क्या कर दिया जाए घोल दिया जाए तो पूर्ण रूप से अपने आयनों में क्या हो जाता है टूट जाता है, उसको हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। तो यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य में जो भी जो सांद्रता में परिवर्तन है या तनुकरण करने से उनके मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होता है उसको हमको क्या करना है देखना है। तो यहाँ पर जो भी मोलर चालकता में जो परिवर्तन होगा, मोलर चालकता में जो क्या होगा परिवर्तन होगा, क्या करने से तनुकरण करने से या सांद्रता में परिवर्तन करने से उसका जो मोलर चालकता में परिवर्तन होगा उसको भी यहाँ पर एक जो है समीकरण के द्वारा एक सूत्र के द्वारा दर्शाई जाती है। और ये भी पहले के जैसा ही होती है, ये होती है हमारी लेमडा एम इक्वल टू क्या होती है लेमडा एम अनंत अनुता पर एम होती है। और यहाँ पर ये क्या हो जाती है एक हमारा ए, और यहाँ पर पहले जैसा क्या होती है हमारा एक सी जो कंसंट्रेशन को शो करती है। इस समीकरण के द्वारा क्या की जाती है इसको समझाई जाती है। इसे ओम सागर समीकरण के नाम से जानी जाती है भाई। कौन सा हमारा ओम सागर, डी बाई हकल, इसको जो है डी बाई हकल ओंस सागर समीकरण के नाम से क्या की जाती है जानी जाती है। जहाँ पर आपको पता है कि जो हमारी क्या होती है जो लेमडा एम होती है, ये लेमडा एम मोलर चालकता को प्रदर्शित करती है। हमारा ये जो हमारा अनंत अनुता पर जो क्या होता है लेमडा एम होती है वो आपका अनंत अनुता पर मोलर चालकता को शो करती है। और यहाँ पर ए एक स्थिरांक होती है और हमारा जो सी होती है वो सांद्रता को क्या करती है प्रदर्शित करती है। चाहेंगे तो आप फिर से लिख सकते हैं कि लेमडा एम क्या होती है, ये आपकी मोलर चालकता को प्रदर्शित करती है भाई, मोलर चालकता को प्रदर्शित करती है। अगर हम लेमडा एम अनंत अनुता पर बात करें तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता को प्रदर्शित करती है, अनंत अनुता पर किसको भाई मोलर चालकता को क्या करती है प्रदर्शित करती है। और अगर हम बात करें ए तो यहाँ पर एक क्या होती है हमारी स्थिरांक होती है। और अगर सी की बात करें तो सी कंसंट्रेशन को शो करती है। और इस प्रकार से यहाँ पर जो अनंत अनुता होती है उस पर और हमारा जो क्या होती है सांद्रता होती है उनके बीच अगर क्या की जाती है ग्राफ खींची जाती है। तो यहाँ पर जो ग्राफ जो बनती है वो किनके बीच खींची जाती है भाई, एक तो यह सांद्रता पर खींची जाती है, ये होती है सांद्रता जो इसके जो है √c वाला प्रदर्शित करती है। और यहाँ पर होती है कौन सा हमारा मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता। यहाँ पर मोलर सांद्रता कहाँ पर अनंत अनुता पर जो क्या होती है मोलर सांद्रता होती है। इन पर अगर क्या की जाती है आरेख खींची जाती है किसके लिए प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। तो उसमें जो है यहाँ पर इस प्रकार से एक सीधी रेखा क्या होती है प्राप्त होती है। मान लेते हैं ये जो ग्राफ है वो पोटेशियम क्लोराइड के लिए खींची जाती है। तो जो भी प्रबल विद्युत अपघट्य जो होती है उसके अनंत अनुता पर जो भी मोलर चालकता होती है, अगर मोलर चालकता अनंत अनुता पर मोलर चालकता और सांद्रता के बीच जब क्या की जाती है आरेख खींची जाती है तो इस प्रकार से क्या होती है हमको एक सीधी आरेख प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य होती है ये प्रबल विद्युत अपघट्य एक ऐसी होती है कि अगर उसको क्या की जाए पानी में घोला जाए, उसकी तनुकरण किया जाए तो लगभग क्या होती है वो एक ही बार में क्या हो जाती है अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाती है। और उसके बाद उसमें कितना भी और पानी मिलाया जाए फिलहाल
उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। इस कारण से आयनन होती ही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो होती है वो एक ही बार में क्या हो जाती है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाती है। और उसके बाद आप कितना भी पानी मिलाओ ना भाई, कितना भी तनुकरण करो ना, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। इसलिए जब अनंत तनुता पर और सांद्रता के बीच जब क्या की जाती है, आरेख खींची जाती है, तो इसके लिए एक सीधी रेखा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। वजह क्या है कि प्रबल विद्युत अपघट्य एक ही बार में क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। और एक बार में आयनित हो गए मतलब आप कितना भी पानी मिलाओ, उससे फिलहाल उससे कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलती है, चालकता में ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलती है। इसलिए इसके लिए एक छोटी सी हमको क्या होती है, इस प्रकार से आरेख क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या की जा सकती है, समझाई जा सकती है। और यहाँ पर जो अनंत तनुता पर जो क्या होती है, मोलर चालकता होती है, इसी को जो है एक नाम से सीमांत मोलर चालकता के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन कर सकती है कि सीमांत मोलर चालकता क्या होती है, तो आप बता देना भाई, अनंत तनुता पर जो भी मोलर चालकता होती है वही आपकी सीमांत मोलर चालकता के नाम से जानी जाती है। और अनंत तनुता पर मोलर चालकता और सांद्रता के बीच आरेख खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसको पोटेशियम क्लोराइड के आधार पर समझी जा सकती है। क्यों? क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड एक प्रबल विद्युत अपघट्य को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। तो ये तो हो गया हमारा प्रबल विद्युत अपघट्य से रिलेटेड बातें। अब जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य पर तनुकरण से क्या प्रभाव पड़ती है, उसके सांद्रता से क्या प्रभाव पड़ती है, उसको जो है नेक्स्ट पेज में क्या की जाती है, इस प्रकार से देखी जा सकती है। ये है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य। कौन सा हमारा भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य। अब दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होती है, आपको पता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे मेरे पास दिया है CH3COOH, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और दुर्बल विद्युत अपघट्य वे पदार्थ होती हैं जिनको अगर क्या किया जाए, पानी में घोल दिया जाए, तो ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से जो है विभक्त नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात की जाती है, मतलब ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य चूँकि एक बार में पूर्ण रूप से क्या होती है, आयनित नहीं होती हैं। अर्थात यहाँ पर जैसे जैसे क्या की जाती है, उसका तरुकरण की जाती है। मान लो यहाँ पर CH3COOH दिया गया है, और जब इसमें हम क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो उस स्थिति में एक बार में जो है अपने आयनों में जो है आयनित नहीं होती हैं। अब ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे इसमें क्या की जाती है, पानी मिलाई जाती है, मतलब तनुकरण की जाती है, तनुकरण की जाती है, तनुकरण की जाती है, वैसे 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 क्या होती जाती है, इनमें आयनन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और साथ में चालकता भी बढ़ती जाती है। क्योंकि आपको पता है कि चालकता आयनों की मात्रा पर निर्भर करती है। और जैसे जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य की क्या की जाती है, तनुकरण की जाती है, वैसे वैसे आयनों की मात्रा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, अर्थात चालकता भी बढ़ती जाती है। और एक ऐसी जो है स्थिति आती है जिसको अनंत तनुता कहते हैं। अनंत तनुता पर लगभग दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो आयनन होती है वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। किस पर भाई, अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर मतलब इतना पानी मिलाई जाती है ना, मिलाई जाती है, तो अनंत तनुता पर लगभग दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो आयनन होती है वो क्या हो जाती है, आपकी पूर्ण हो जाती है। लेकिन उस अनंत तनुता पर जो क्या होती है, हमारी जो सांद्रता होती है दुर्बल विद्युत अपघट्य की, वो सांद्रता क्या हो जाती है, आपकी कम हो जाती है। क्योंकि उसमें आयनों की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और आयनों की मात्रा कम हो जाने के कारण उसकी चालकता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस कारण से यहाँ पर इस प्रक्रिया से जो भी चालकता है उसका एक वास्तविक मान बता पाना क्या होती है, मुश्किल होती है। और उस मान को बताने के लिए, चूँकि यहाँ पर उस मान को कि अनंत तनुता पर क्या चालकता होगी भाई, अनंत तनुता पर तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सांद्रता बहुत क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। उतना सारा पानी में मिला है तो भाई आयनन तो हुआ, बस सांद्रता क्या हो गया, आपका कम हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले कणों की संख्या क्या हो गया, कम हो गया। इस कारण से यहाँ पर जो भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो वास्तविक चालकता होती है अनंत तनुता पर, उसका जो है यहाँ पर डायरेक्टली जो है मान जो है की गणना नहीं की जा सकती है। तो इन्हीं मान के गणना करने के लिए एक अलग से नियम की उत्पत्ति की गई है, जिसे कोलरास नियम के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की जब क्या खींची जाती है, इस प्रकार से आरेख खींची जाती है, कहाँ पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर और सांद्रता के बीच, तो हमको इस प्रकार से एक टेढ़ी लाइन क्या होती है, प्राप्त होती है। और इस टेढ़ी लाइन का मतलब ये होती है कि यहाँ पर जो है इसकी किस प्रकार से जानकारी दिया जाए कि इसकी तनुता, इस अनंत तनुता पर इसकी चालकता क्या होगी, ये यहाँ पर जो है डायरेक्टली जो है गणना नहीं की जा सकती है। तो इसका डायरेक्टली गणना कर सकें, इसके बारे में जान सकें, इसीलिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या है हमारा, कोलरास है।
क्या है, कोलराउस बोलते हैं, इन्होंने क्या दिया है, एक नियम दी है या एक नियम बताई है जिसके आधार पर जो भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर चालकता क्या होती है वह क्या की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। तो आगे हमारा जो टॉपिक है वो कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, कोलराउस के नियम से क्या होती है, स्टार्ट होती है, और वही आपके लिए ज़्यादा क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है ना, और उसको पेपर में भी पूछी जाती है। तो हम किसके पास चलते हैं, कोलराउस के नियम के पास। तो चलिए किसके पास चले भाई, कोलराउस का नियम। ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, कौन सा नियम, कोलराउस का नियम तथा उसका अनुप्रयोग। अनुप्रयोग देखेंगे, पहले हम क्या देखते हैं, कोलराउस का क्या देखते हैं, नियम देखते हैं। अब कोलराउस को साइंटिस्ट रहा होगा, है ना, यह साइंटिस्ट था। तो कोलराउस ने किसको बताने के लिए भाई, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता को पर क्या चालकता होगा, क्या उसकी मोलर चालकता होगा, उसको समझाने के लिए। क्यों, क्योंकि पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वो नहीं समझा पाया, आरेख के द्वारा नहीं बता पाया, तो उसी को बताने के लिए तो कौन सा नियम आया भाई, कोलराउस का नियम आया। अब कोलराउस ने दुर्बल विद्युत अपघट्य की जो अनंत अनुता था, उस अनंत अनुता पर चालकता को दर्शाने के लिए या उसको समझाने के लिए बहुत सारे क्या किया, उन्होंने प्रयोग किया, बहुत सारे निष्कर्ष किए, बहुत सारे प्रयोग किए। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे विद्युत अपघट्य लिए, जैसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड लिया गया, सोडियम क्लोराइड लिया गया, ऐसे ही बहुत सारे उन्होंने क्या लिया, विद्युत अपघट्य लिया। और विद्युत अपघट्य लेने के पश्चात उन्होंने इनके अनंत अनुता पर सोडियम, जैसे यहाँ पर हमने दो विद्युत अपघट्य लिए हैं, जैसे क्या दिए हैं, पोटेशियम क्लोराइड लिए हैं और सोडियम क्लोराइड लिए हैं, ये दोनों विद्युत अपघट्य हैं। अगर इसका इन दोनों विद्युत अपघट्य के निश्चित ताप पर, दोनों का ताप निश्चित है, और इन जो है विद्युत अपघट्यों के निश्चित ताप पर जो कोलराउस थे उन्होंने इनकी अनंत अनुता पर, ताप दोनों का निश्चित है तो इनकी अनंत अनुता पर, अनंत तनुता पर, इनके अनंत अनुता पर, किनके भाई, हमारा पोटेशियम जो क्लोराइड होता है उसके अनंत अनुता पर, अनंत अनुता मतलब पानी मिलाते जाओ, है ना, तो अनंत अनुता पर, और इसके अनंत अनुता पर, इसके अनंत तनुता पर, इसके अनंत अनुता और इसके अनंत अनुता पर क्या मान आता है उसको उन्होंने क्या किया, यहाँ पर देखा। तो इसके जो है क्या होता है, अनंत अनुता पर मोलर चालकता लगभग आता है हमारा, मान लो 149 दशमलव कितना आ जाता है हमारा 85, और मान लो इसका आ जाता है हमारा 126 दशमलव कितना आ जाता है आपका, मान लो यहाँ पर जो है 45 इतना आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कोलरास ने दुर्बल विद्युत अपघट्य जो भी था उस दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को या अनंत अनुता पर मोलर चालकता को दर्शाने के लिए बहुत सारा प्रयोग किया। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे विद्युत अपघट्य को लिया, और विद्युत अपघट्य को लेने के पश्चात उनके अनंत अनुता पर जो प्राप्त मान हुआ था या अनंत अनुता पर क्या चालकता है उसको उन्होंने क्या किया, करके देखा। तो उन्होंने पाया कि कोई ऐसा विद्युत अपघट्य जिसमें आयनों की मात्रा समान होती है, आयनों की मात्रा समान होती है मतलब जितना धन आयन उतना ऋण आयन, जैसे इसमें जितना धन है उतना ऋण है, इसमें जितना धन है उतना ऋण है। तो उन्होंने देखा कि जो समान आयन वाले जो क्या होते हैं विद्युत अपघट्य होते हैं, उनका जो अनंत अनुता पर जो क्या होता है, चालकता होता है, उनमें कुछ न कुछ क्या होता है, अंतर होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें समान आयन है, पोटेशियम क्लोराइड है, उसमें समान आयन है। तो ऐसे समान आयन युक्त जो भी विद्युत अपघट्य था उनके अनंत अनुता पर जो भी मोलर चालकता आया था उसमें कुछ न कुछ क्या था, हमारा अंतर था। और इन्हीं अंतर के आधार पर लगभग इन दोनों में लगभग 23 का अंतर है, 23 का अंतर। तो लगभग ऐसे ही और बहुत सारे विद्युत अपघट्य का उन्होंने अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात किया और देखा कि उनमें कुछ न कुछ क्या होता है, समान आयन वाले जो भी विद्युत अपघट्य उनमें मोलर चालकता में कुछ न कुछ क्या होता है, अंतर होता है। और इसके आधार पर उन्होंने फिर निष्कर्ष निकाला कि जो भी विद्युत अपघट्य पदार्थ है और उसका जो भी जो है मोलर चालकता होता है अनंत अनुता पर, वो अनंत अनुता पर मोलर चालकता दो मानों पर क्या करता है, निर्भर करता है। एक धन आयन की संख्या पर और दूसरा हमारा ऋण आयन की संख्या पर या ऋण आयन के मान पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी धन आयन है और यहाँ पर भी ऋण आयन है, यहाँ पर भी धन आयन है, यहाँ पर भी ऋण आयन है, बट मोलर चालकता क्या रहा है, अनंत अनुता पर अलग अलग आ रहा है। मतलब यहाँ पर जो अंतर होता है वो किसके कारण होता है, धन आयन और ऋण आयन के कारण होता है। ऐसा उन्होंने क्या किया, निष्कर्ष निकाला। और निष्कर्ष निकालने के पश्चात फिर उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम क्या कहते हैं, कोलरास का नियम कहते हैं। और इस नियम को उन्होंने सन 1875 में क्या किया, प्रतिपादित किया, जिसे हम निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग किसके पास, उसके नियम के पास भाई। चलिए, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना है, कोलरास का नियम। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, कोलरास का नियम ऐसे करके, ठीक है। तो लिख दिया जाए कोलरास
का क्या देखेंगे हम लोग, नियम। तो उन्होंने नियम में क्या बोला, तो हम लिख सकते हैं कोलराउस ने परीक्षणों के आधार पर, है ना, प्रेक्षणों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रेक्षणों के आधार पर सन 1875 में है ना, कोलराउस नियम प्रतिपादित किया। कौन सा नियम भाई, कोलराउस नियम प्रतिपादित किया, कोलराउस नियम प्रतिपादित किया, कब किया, 1875 में। तो कोलराउस ने प्रेक्षणों के आधार पर सन 1875 में कोलराउस नियम प्रतिपादित किया। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के अनंत क्या लिखा है उन्होंने, किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर मोलर चालकता या इसी को बोलते हैं सीमांत चालकता दो मानों का योग होता है, दो मानों का क्या होता है हमारा, योग होता है, दो मानों का योग होता है। पहला धन आयन और दूसरा ऋण आयन के संख्या पर निर्भर करता है। क्या करता है भाई, निर्भर करता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, कोलराउस के नियम को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बेचारा बहुत जो है मेहनत किया, बहुत प्रयोग किया, परीक्षणों के आधार पर फिर 1875 में कोलराउस के नियम का क्या किया, प्रतिपादन किया। और इस नियम में उन्होंने बताया, क्या बताया, कि किसी विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर, किस पर भाई, अनंत अनुता पर जो भी मोलर चालकता होता है, सीमांत चालकता होता है, वो दो मानों का क्या होता है हमारा योग होता है। पहला मान क्या होता है, धन आयन, और दूसरा जो मान होता है वो ऋण आयन की संख्या पर निर्भर करता है। यही क्या कहलाता है, कोलराउस नियम कहलाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोलराउस नियम कहते हैं, कोलराउस नियम कहते हैं। कौन सा नियम भाई, कोलराउस नियम कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हमने कोलराउस नियम को क्या कर लिया भाई, पढ़ लिया। तो ये हो गया कोलराउस नियम। अब यहाँ पर चाहेंगे तो आप इसका क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप बता सकते हैं। अब कोलराउस नियम पर हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, हमारा लेमडा हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर दर्शाने के लिए। इस प्रकार से एक लेमडा होता है, और इनके अनंत अनुता पर जो भी क्या होता है, चालकता होता है, वो दो मानों पर क्या होता है हमारा भाई, निर्भर करता है। पहला हमारा क्या होता है, एक धन आयन पर क्या करता है हमारा, निर्भर करता है, और दूसरा किस पर निर्भर करता है, हमारा ऋण आयन पर क्या करता है, निर्भर करता है। किनके मान पर निर्भर करता है, धन आयन, और योग में क्या होता है हमारा, ऋण आयन। कौन सा आयन, हमारा ऋण आयन के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है, या दोनों के ऊपर निर्भर करता है। अगर यहाँ पर उदाहरण के तौर पर समझें हम लोग, तो उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, NaCl के लिए देखें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये हो जाता है लेमडा, अनंत अनुता पर जो NaCl की जो भी चालकता होगा वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो जाएगा लेमडा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Na+ आयन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लेमडा, और Cl क्या हो जाता है, माइनस आयन पर क्या करता है, उनकी संख्या पर निर्भर करता है। तो इस तरीक़ा से जो है कोलराउस का जो नियम है उनको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया भाई हमारा कोलराउस का नियम।
अब हम चलते हैं उसके किसके पास, अनुप्रयोग के पास। उनका क्या क्या अनुप्रयोग है उसको हमको क्या करना है, देखना है। तो ये दिया है हमारा कोलराउस के नियम के कुछ क्या है हमारे अनुप्रयोग है। तो कोलराउस के नियम ने अपने नियम के आधार पर कुछ कुछ अनुप्रयोग बताया है। उन अनुप्रयोगों को हमको 1 बाय 1 करके पढ़ना है, जो नेक्स्ट पेज से आपको क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। इसमें पहला जो हमारा अनुप्रयोग है वो है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का निर्धारण। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता का क्या होता है निर्धारण, यही तो मोलर चालकता है भाई। इसका हमको क्या कैसे निर्धारण करना है, तो अनंत अनुता पर जो भी हमारा क्या होता है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसकी जो मोलर चालकता का अगर हमको क्या करना है, निर्धारण करना है, तो उस स्थिति में 3 अन्य जो क्या होता है हमारा एक प्रबल विद्युत अपघट्य की क्या होती है, आवश्यकता होता है। मतलब हम बोल सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं ले लूँ, है ना, तो यहाँ पर क्या है हमारा एक CH3 यहाँ पर लिख देता हूँ मैं CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है हमारा दुर्बल हमारा क्या है, विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है। ये हमारा कैसा है भाई, दुर्बल विद्युत का अपघट्य है। तो एसिटिक अम्ल है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना। और इसके अनंत अनुता पर जो मोलर चालकता होता है, इसका अनंत तनुता पर मोलर चालकता है ना, 3 प्रबल विद्युत अपघट्य के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। 3 प्रबल विद्युत अपघट्य के मान पर निर्भर करता है। मतलब कोई भी आप दुर्बल विद्युत अपघट्य ले रहे हैं, तो उस दुर्बल विद्युत अपघट्य का अगर आपको क्या करना है, मोलर चालकता ज्ञात करना है अनंत अनुता पर, तो उसके लिए आपको 3 क्या लेना पड़ेगा, जो है प्रबल विद्युत अपघट्य लेना पड़ेगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, उसका जो मोलर चालकता है उसको क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3 विद्युत अपघट्य प्रबल वाला लिया गया है। एक यहाँ पर लिया है जैसे KCl लिया गया है, ये हमारा एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। एक लिया है CH3COO पोटेशियम एसीटेट लिया गया है, और एक क्या लिया गया है हमारा NaCl, ये हमको लिया गया है। जैसे हम पोटेशियम क्लोराइड के लिए करते हैं तो क्या कर सकते हैं, हमारा ये होता है अनंत अनुता पर। अगर हम पोटेशियम क्लोराइड के लिए देखें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये हो जाता है लेमडा, और ये हो जाता है K कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज हो जाता है, और यहाँ पर फिर हो जाता है लेमडा, ये क्या हो जाता है हमारा Cl माइनस चार्ज हो जाता है। तो ये किसके लिए हो गया हमारा, पोटेशियम क्लोराइड के लिए। अगर हम किसके लिए देखें, इसके लिए देखें हमारा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं CH3COOH, और यहाँ पर हम करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा लेमडा, और ये हो जाएगा CH3COO माइनस चार्ज, और ये हो जाता है हमारा लेमडा, और ये हो जाता है हमारा कौन सा भाई, हमारा K प्लस चार्ज हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम सोडियम क्लोराइड का देखें तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड को भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, Na प्लस आता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है Cl माइनस आ जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, तीनों प्रबल विद्युत अपघट्य होता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या है भाई हमारा, तो यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है वो है हमारा CH3COO माइनस होता है, और यहाँ पर एक क्या होता है, एक हमारा क्या होता है H प्लस चार्ज होता है। अब इनका जो मान होता है, ये तीनों जो मान होता है, ये जो हमारा क्या होता है, तीनों मान होता है, वो किसके बराबर होता है, लेमडा CH3COO ये होता है माइनस, और प्लस में यहाँ पर करते हैं तो लेमडा और K प्लस के क्या होता है हमारा बराबर होता है। धन में अगर हम देखें तो धन के साथ हम करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका Na, यहाँ पर लेमडा लिखना पड़ेगा भाई, है ना, लेमडा आप कर देना। तो ये लेमडा हो गया, ये हो जाता है Na प्लस हो जाता है, Na हमारा क्या हो जाता है, प्लस को क्या करता है, शो करता है। साथ में हमारा क्या होता है यहाँ पर Na, तो ये हमारा क्या हो गया प्लस, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये तो इतना मान हो गया। अब इनका जो मान होता है Na प्लस, और ये हमारा होता है, तो इसको हम लोग और लिख सकते हैं। तो लेमडा क्या हो गया हमारा Na प्लस, प्लस क्या होता है लेमडा हमारा क्या होता है Cl क्या होता है माइनस होता है, और ये जो मान होता है वो लेमडा K प्लस और प्लस लेमडा जो है Cl माइनस के क्या साथ होता है, घटाने से प्राप्त होता है। अंततः हम लोग जब मान प्राप्त करते हैं तो ये लेमडा अनंत अनुता पर CH3COOH
इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा जा सकता है लेमडा, है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा लेमडा, और ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर हम देखें तो CH3COOH, उसके बाद क्या करेंगे आप प्लस कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, ये हो गया लेमडा, ये हो जाता है आपका NaCl, और माइनस लेमडा क्या हो जाता है KCl प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से करने से आपको क्या होता है मान प्राप्त होता है। तो कुल मिला के दुर्बल विद्युत अपघट्य जो भी दिया गया है, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य का अगर अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है तो उसके लिए 3 अलग अलग प्रबल विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होता है, और यहाँ पर इनका जो मान होता है ये मान आपको क्या हो जाता है आपका प्राप्त हो जाता है, और इन तीनों के मानों पर क्या होता है इसका मान जो है निर्भर करता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा हो गया, दुर्बल विद्युत अपघट्य के अनंत अनुता पर मोलर चालकता का पहला हमारा अनुप्रयोग। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही करना है भाई, लगभग जोड़ ही के लिखते हैं और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है हमारा ये दूसरा नंबर, ये दिया गया है हमारा वियोजन की मात्रा की क्या करना है गणना। वियोजन मतलब क्या होता है भाई, टूटना, आयनों का टूटना, आयनों का विभक्त होना क्या कहलाता है, वियोजन होता है। और यहाँ पर वियोजन की मात्रा की गणना एक सूत्र दिया गया है, यहाँ पर इसको क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं वियोजन की, वियोजन किसको करते हैं भाई, यहाँ पर इसको अल्फ़ा से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं, इस प्रकार से अल्फ़ा से, और इसका जो मान होता है वो क्या हो जाता है लेमडा n कंसंट्रेशन के आधार पर, और ये हो जाता है लेमडा अनंत अनुता पर मोलर चालकता के आधार पर क्या किया जाता है, इनको जो है आपका मान को जो है किया जाता है। अब यहाँ पर जो भी मान होता है उस मान को रख दिया जाता है, यहाँ पर जो मान होता है उस मान को क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। फिर वियोजन की जो भी मात्रा है उसको क्या कर लिया जाता है, गणना कर लिया जाता है। तो इस तरीक़ा से हम वियोजन की मात्रा को यहाँ से क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही करते हैं, और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड हम लोग चलते हैं किसके पास, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ये दिया है एक स्थिरांक ज्ञात करना, या हम बोल सकते हैं ओस्टवाल की तनुता नियम की क्या होता है व्युत्पत्ति। यहाँ से ये तीसरा नंबर का हमारा क्या होता है, ये अनुप्रयोग होता है, जहाँ से हमको ओस्टवाल की तनुता नियम की क्या करना है, उत्पत्ति करना है। यहाँ पर दिया गया है, माना क्या, माना ए बी एक क्या है हमारा दुर्बल विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत क्या है हमारा अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, जिसकी मोलर सांद्रता क्या है हमारा C है, और वियोजन की मात्रा है ना, वियोजन की मात्रा अल्फ़ा है, क्या है अल्फ़ा है। तो आपको बोल रहा है कि ए बी क्या है हमारा एक विद्युत अपघट्य है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, उनकी मोलर सांद्रता को किससे शो कर रहे हैं, C से। वियोजन की जो मात्रा है ये हमारा वियोजन है, वियोजन की मात्रा को किससे शो कर रहे हैं, अल्फ़ा से। तो उसको आगे क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ये हो जाता है AB, और ये जब टूटता है तो ये बनाता है A+ आयन और B- आयन बनाता है। चूँकि प्रारंभ इसकी सांद्रता क्या होता है, C होता है, और इन दोनों की सांद्रता क्या होता है, 0 होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि AB की सांद्रता पहले ज़्यादा रहता है और ये तो बनेच नहीं है, इसलिए 0 से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर वियोजन की जो मात्रा होता है उसको हम किससे दर्शाते हैं, अल्फ़ा से दर्शाते हैं। चूँकि पहले ये 1 मोल में रहता है, जैसे जैसे क्या होता है वियोजन होते जाता है तो ये क्या हो जाता है 1 - अल्फ़ा हो जाता है। क्यों, क्योंकि पहले ये 1 मोल होता है, जैसे वियोजन होता है अर्थात वियोजन की मात्रा को अल्फ़ा से दर्शाया जाता है, इसको 1 - अल्फ़ा के रूप में लिखा जाता है। और चूँकि यहाँ पर सांद्रता को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, C का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार जैसे ही अब क्या होता है वियोजन होना स्टार्ट हो जाता है तो ये अल्फ़ा बनता है और सांद्रता C से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। C क्या है हमारा, सांद्रता को शो करता है, अल्फ़ा वियोजन की मात्रा को शो करता है, अल्फ़ा वियोजन की मात्रा को शो करता है। अब यहाँ पर ये जो प्रक्रिया होता है इस पर द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगाया जाता है। द्रव्य क्रियानुपाती नियम है ना, ये लगाया जाता है। आगे हम लोग पढ़े हैं या 11वीं क्लास में पढ़े हैं, है ना। तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगाते हैं। ये जो नियम होता है वो होता है K, ये होता है K2 अपान क्या होता है हमारा K1,
K2 उत्पाद को प्रदर्शित करता है, मतलब ये वाला पोर्शन का, और ये हमारा अभिकारक को। वैसे इसमें दोनों अभिकारक दोनों उत्पाद है, तो इसके आधार पर जब रखते हैं तो ये हो जाता है K बराबर, यहाँ पर आ जाता है A धन आयन की सांद्रता, और ये हो जाता है B ऋण आयन की सांद्रता, डिवाइडेड बाई इसको हम लोग लिखते हैं AB की सांद्रता। अब आगे हम लोग इसमें बढ़ें तो K का मान इतना प्राप्त हो गया, क्योंकि K2 उत्पाद को प्रदर्शित करता है, तो फिलहाल ये वाला पोर्शन उत्पाद है, ये वाला भी कारक है, तो हमने उसके आधार पर लिख दिया। अब जो जो मान है उस मान को रख दो। देखो AB का मान क्या लिखा है, A का मान क्या है और B का मान क्या है, तो आगे हम लोग लिखते हैं। तो K बराबर कितना हो जाता है, A का मान कितना है भाई, C अल्फा है, ये देखो नीचे है ना A का मान, फिर क्या दिया है B का मान, देखो ये दिया है, तो यहाँ पर गुणा में है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है C अल्फा हो जाता है। तो दोनों का मान हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया। क्या रख दिया यहाँ पर, ये है C अल्फा और यहाँ पर है हमारा C अल्फा, डिवाइडेड बाई ये B का मान क्या है, देखो भाई C, और कोष्टक में दिया है 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ से कुछ क्या हो जाता है आपका, कट जाता है। कौन कौन से भाई, 2 C है तो एक C क्या हो जाता है, यहाँ से कट जाता है। तो अंततः हमारा मान क्या प्राप्त हो जाता है, तो ये मान हो जाता है K बराबर, यहाँ पर एक ठो C बचा है और 2 ठो अल्फ़ा बचा है, मतलब C अल्फ़ा स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। और नीचे में क्या होता है हमारा, ये हो जाता है 1 माइनस अल्फ़ा। चूँकि दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है, उस दुर्बल विद्युत अपघट्य में वियोजन की मात्रा बहुत क्या होता है, कम होता है, इस कारण से C माइनस अल्फ़ा को नगण्य मान लिया जाता है। चाहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्य में, दुर्बल विद्युत अपघट्य में है ना, जो क्या होता है हमारा, आयनन क्या होता है, कम होता है, आयनन बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, कम होता है, बहुत कम होता है। अतः यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा को क्या मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। अब टूट ही नहीं रहा है तो क्या कर लेते हैं भाई, मान लेते हैं। अब दुर्बल एक आठों टूट गया है, इसलिए नगण्य मान लेते हैं। तो नगण्य मानते हैं तो क्या मान हो जाता है, K बराबर क्या हो जाता है हमारा, C अल्फ़ा स्क्वायर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, इसको अल्फ़ा को इस तरफ क्या करते हैं, पक्षांतरित करते हैं, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाता है और ये क्या हो जाता है, C अपान क्या हो जाता है, K क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अल्फ़ा किस तरफ किए तो गुणा था, इधर जाके क्या हो गया, भाग हो गया, तो अल्फ़ा स्क्वायर क्या प्राप्त हो जाता है हमको, ये C अपान क्या हो जाता है, K प्राप्त हो जाता है। जब इसमें से क्या कर दिया जाता है, ये जो स्क्वायर है उसको हटा दिया जाता है, तो यहाँ अल्फ़ा बचता है और यहाँ पर फिर ये अंडर रूट में चला जाता है और ये हमको C अपान क्या हो जाता है, K क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और यही समीकरण आपका क्या कहलाता है, आपका ओस्टवाल का क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है ना। तो K अपान C होगा ना, ये मान क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। यही क्या होता है भाई, ओस्टवाल के नियम की उत्पत्ति। ये हमारा कौन सा हो गया, हमारा तीसरा हो गया। अब हमको एक ठो और क्या करना है, देखना है। ये है हमारा चौथा नंबर का, और वो दिया है हमारा जल के आयनिक गुणनफल का निर्धारण। किसका, जल के आयनिक गुणनफल। वैसे आपको पता है जल का सूत्र क्या होता है भाई, H2O होता है। जब भी हमारा पानी टूटता है, पानी हमारा टूटता है H प्लस आयन में और OH माइनस आयन में, थोड़ा बहुत टूटता है, लेकिन टूटता कैसा है, H प्लस आयन और OH माइनस आयन में। अब यहाँ पर भी क्या लगाया जाता है, हमारा द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगाया जाता है, द्रव्य क्रियानुपाती नियम लगाते हैं। पहले जैसे लगाए थे, तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम से क्या होता है हमारा भाई, ये हो जाता है K, ये हो जाता है हमारा K2 अपान कितना हो जाता है हमारा K1। अब यहाँ पर उस मान को रख दिया जाए तो ये कितना हो जाता है हमारा, H प्लस आयन हो जाता है और OH क्या हो जाता है हमारा, माइनस आयन हो जाता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, OH माइनस आयन, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है H2O का सांद्रता। ये जो कोष्टक होता है वो सांद्रता को शो करता है भाई। तो K बराबर क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता और H2O की सांद्रता। अब यहाँ पर H2 को इस तरफ क्या कर दिया जाता है, पक्षांतरित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये हो जाता है H2O और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका H प्लस आयन हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, OH माइनस आयन प्राप्त हो जाता है। चूँकि पानी जो होता है उस पानी में क्या होता है हमारा, जो आयनों का जो वियोजन होता है, आयनन बहुत क्या होता है, कम होता है ना। पानी में आयनन बहुत कम होता है, इसलिए ये जो H2O दिख रहा है इसको क्या कर लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है, स्थिरांक मान लिया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, चूँकि जल का आयनन
आयनन बहुत क्या होता है हमारा, कम होता है, बहुत कम होता है, कम होता है। अतः है ना H2 को कांस्टेंट मान लिया जाता है, H2 को क्या कर लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। क्या मान लेते हैं भाई, कांस्टेंट मान लेते हैं। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको कांस्टेंट मानते हैं, यहाँ पर एक स्थिरांक बन जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, उसके जगह एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको W से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मान होता है वो H प्लस आयन ये हो जाता है H प्लस आयन, और ये जो है OH माइनस आयन के क्या होता है, बराबर होता है। और इस प्रकार से ये जो हमारा दिख रहा है KW यही क्या कहलाता है, जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। जल का आयनिक क्या कहलाता है, गुणनफल। जल का हमारा आयनिक गुणनफल कहलाता है। यही क्या है, जल का आयनिक गुणनफल होता है, जिसका अगर मान हम देखें तो 25 डिग्री पर, कितना डिग्री पर, 25 डिग्री पर इसका जो मान होता है वो 10 दी पावर कितना होता है, 14 के क्या होता है, बराबर होता है। 10 दी पावर कितना भाई, 14 के बराबर होता है। तो इस तरीक़ा से जल के आयनिक गुणनफल को क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो ये हो गया फ़िलहाल इतना ही, है ना, कोलरास के नियम के अनुप्रयोग। और इतना में क्या होता है आपका, कोलरास के नियम जो होता है वो क्या होता है आपका, कंप्लीट होता है भाई, है ना। और इसमें और कुछ नहीं रखा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा भाई, कोलरास का नियम पढ़ लिया, कोलरास के अनुप्रयोग पढ़ लिया, साथ में कुछ और बातें हैं उनको भी हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, पढ़ाई कर लिया है। और आगे हम जो है आने वाला वीडियो में जो है एक हमारा है फैराडे का नियम और भी ऐसी छोटी बातें हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट करते हैं।